मान लीजिए कि हमारे पास यह एक परिपथ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और हम इस धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं कि इस परिपथ में कुल कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रायोगिक रूप से हम यह कैसे ज्ञात करेंगे? आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हम यहाँ पर एक एम मीटर लगा देंगे, लेकिन क्या हो अगर इस एम मीटर में कोई भी रीडिंग ना आ रही हो। अब जरा सोचिए कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह आए कि संभव रूप से यह एम मीटर इतना अच्छा एम मीटर नहीं है और हम एक दूसरा एम मीटर खरीद के यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी एम मीटर नहीं है जिसमें रीडिंग आए, तब आप क्या करेंगे? और यहां तक कि मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि यहां पर किसी भी प्रकार के वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर यानी कोई भी मीटर हो, कोई भी विद्युत मीटर हो, उनमें किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं आ रही है। तो अब आप इस धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? या दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हम हमारे एम मीटर की रीडिंग का निर्माण कैसे करेंगे? अब यह करने के लिए हमें अपने आप से एक और गहन सवाल करना पड़ेगा। हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि एक एम्पियर की धारा होने का मतलब क्या होता है, यानी एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। इस वीडियो में हम एक एम्पियर क्या होता है इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एम मीटर की रीडिंग का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं यह भी जानेंगे। अब यह प्रयोग हम धारा के साथ करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि यह प्रयोग हम एक जानी पहचानी इकाई के साथ करें। तो आइए यह प्रयोग हम 1 किलोग्राम के साथ कर लेते हैं। मान लीजिए यह हमारे पास एक तराजू है यानी कि वेइंग स्केल है और इसके पैमाने पर कोई भी रीडिंग उपस्थित नहीं है। तो जरा सोचिए कि हम किसी भी चीज का भार इसका उपयोग करते हुए कैसे मापेंगे। साथ ही साथ हम यह भी मान रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी तराजू नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसे भारी पत्थर हैं जिनसे हम किसी चीज का भार माप सकें। अब जरा सोचिए कि यहां पर हम एक पैमाने का निर्माण करने की शुरुआत कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने आप से वही सवाल पूछना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है। यानी जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो इस चीज का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसे समझने के लिए मैं धारा की परिभाषा का उपयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह थोड़ी सी जटिल होती है। मैं यहाँ पर एक ऐतिहासिक परिभाषा का उपयोग करूंगा और इस ऐतिहासिक परिभाषा से हम इस अवधारणा को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से 1 किलोग्राम 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ पर 1 लीटर जल लेते हैं तो परिभाषा रूप में इसका जो द्रव्यमान होगा वही 1 किलोग्राम होता है। अब जब हमें इस परिभाषा का पता लग गया है तो हम यहाँ पर इस पैमाने का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह 1 लीटर जल पूरा यहाँ पर उंडेल देंगे और यह जल उंडेल देने के पश्चात यहाँ पर इस पैमाने में हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो भी माप दिखाई दे रहा है वह 1 किलोग्राम ही होगा। अब जब हमें पता लग गया है कि यह 1 किलोग्राम है तो अब हम हमारे पैमाने का निर्माण करना शुरू कर सकते हैं और फिर उसके उपयोग से हम अन्य पैमाने भी बना सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर डिजिटल पैमाने भी बना सकते हैं। अब जब हमें एक बार परिभाषा का पता लग गया है तो इसके उपयोग से हम पैमानों का निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर यह परिभाषा एकदम सटीक नहीं है क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार हमें एकदम यथार्थ रूप से 1 लीटर की बोतल चाहिए जिसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए और यह पूरी 1 लीटर जल से भरी हुई होनी चाहिए। वह जल के तापमान व अन्य कारक भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको यहाँ पर यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस यह अवधारणा समझनी थी कि किस प्रकार परिभाषा पैमानों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण होती है। अब इसके बाद हम हमारे वास्तविक प्रश्न पर आ सकते हैं, जो कि यह था कि धारा को मापने के लिए हम पैमाने का निर्माण कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हमें 1 एम्पियर को परिभाषित करना था। अब मेरे दिमाग में पहला ख्याल यह आता है कि मुझे तो 1 एम्पियर की परिभाषा पता है। 1 एम्पियर 1 कूलाम प्रति सेकंड ही तो होता है। यानी अगर इस तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो क्या हम इस परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि हम 1 कूलाम को मापना नहीं जानते हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी मीटर नहीं है जिसके उपयोग से हम यह पता लगा पाए कि यहां से कितने कूलाम आवेश गुजर रहे हैं। तो हालांकि यह एक अच्छी परिभाषा है,
लेकिन एक पैमाने के निर्माण के लिए यह परिभाषा उपयोगी नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक ज्यादा प्रायोगिक परिभाषा की जरूरत है और इसी काम में श्रीमान एम्पियर हमारी मदद करेंगे। हमने पहले की एक वीडियो में एम्पियर के बल नियम के बारे में बात की थी, जिसके अनुसार यदि हमारे पास दो धारावाही लंबे तार हैं जिनमें I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है और इनके मध्य की दूरी d है, तो हमने देखा था कि ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हमने देखा था कि जिस बल से ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वह बल प्रति इकाई लंबाई किसके बराबर होता है? यह होता है म्यू नॉट I1 गुणा I2 बटा 2 पाई d। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सूत्र कहां से आया, तो हम इसके बारे में पहले की एक वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि दो लंबे सीधे तारों के मध्य बल क्या होता है। तो आप उस वीडियो को वापस जाकर देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो पर आ सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इसका हमारी परिभाषा से क्या संबंध है। संबंध बहुत बड़ा है। देखिए, श्रीमान एम्पियर यह कहते हैं कि मान लीजिए कि इन दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है। हालांकि हम इस धारा को मापना नहीं जानते हैं, लेकिन हम यह कल्पना तो कर ही सकते हैं कि इस तार में भी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी। और साथ ही साथ हम यह भी मान लेते हैं कि इन दोनों तारों के मध्य की जो दूरी है वह 1 मीटर है। तो अब जरा सोचिए कि इस स्थिति में यह मान क्या आएगा। देखिए, I1 गुणा I2 यह 1 बन जाएगा और d भी यहां पर 1 ही है, तो हमें केवल म्यू नॉट बट्टा 2 पाई मिलेगा। और म्यू नॉट का हम मान जानते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात -7 होता है। तो देखिए, 4 पाई बट्टा 2 पाई यह 2 आ जाएगा, यानी जो बल प्रति इकाई लंबाई है वह हमें 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर मिल जाएगा। तो अब यह देखकर श्रीमान एम्पियर ने कहा कि अब मैं 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकता हूं। उन्होंने हमें बताया कि हम 2 लंबे सीधे चालक तार लेंगे और उन्हें 1 मीटर की दूरी पर निर्वात यानी कि वैक्यूम में रख देंगे। अब हमने पूछा कि निर्वात में ही क्यों रखेंगे, तो उन्होंने हमसे कहा कि यह म्यू नॉट 4 पाई गुणा 10 की घात -7 निर्वात के लिए ही होता है। तो इन दोनों तारों को हम निर्वात में रखेंगे और इनसे समान धारा प्रवाहित करवाएंगे और यहाँ पर एक एमीटर भी इस परिपथ से जोड़ देंगे। हालांकि यह परिपथ पूर्ण नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप इस परिपथ को पूर्ण करना जानते हैं। हमें यह सुनिश्चित कर लेना है कि इन दोनों ही तारों में एकदम समान धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बाद हम यहाँ पर एक एमीटर जोड़ देंगे और प्रायोगिक रूप से यहाँ पर यह बल प्रति इकाई लंबाई ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे जब हम यह धारा बढ़ाते जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि इस एमीटर की सुई गति करने लग गई है। और जब यह गति करेगी और जब हम धारा के मान को और बढ़ाते जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बल प्रति मीटर है वह भी बढ़ता जाएगा। और जब वह बल प्रति मीटर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है, तब हम समझ जाएंगे कि इन दोनों ही तारों में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से हमने हमारे लिए पैमाने का निर्माण कर लिया है। और बात रही 1 एम्पियर की परिभाषा की, तो 1 एम्पियर वह धारा है जो 2 सीधे एवं लंबे तारों जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर है और जो निर्वात में रखे हुए हैं, तो इन तारों में यह धारा तब प्रवाहित होती है जब इनके मध्य का आकर्षण बल प्रति इकाई मीटर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि हम इन दोनों तारों के मध्य लग रहे बल को कैसे मापते हैं। तो जब मैंने गूगल पर इसके बारे में सर्च करके देखा तो पता लगा कि हम इसके लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है किम्बल संतुलन यानी कि किम्बल बैलेंस। और यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह देखने में बहुत ही जटिल है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसके पीछे की अवधारणा तो हम आसानी से समझ सकते हैं। अब श्रीमान एम्पियर ने कुछ इसी प्रकार की चीज करी होगी। उन्होंने यहाँ पर 2 तार लिए होंगे जिनकी प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर है, क्योंकि हम यहाँ पर बल प्रति इकाई मीटर ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 मीटर के ये दोनों तार हैं और इनके मध्य की दूरी भी उन्होंने 1 मीटर ही ली। इनमें से यह एक तार तो एकदम स्थिर रहता है और दूसरा तार थोड़ी बहुत गति कर सकता है। यह इस प्रकार से इस लोहे के बोझ से जुड़ा हुआ होता है। और क्या होता है कि जब हम इन दोनों तारों में से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो ये आकर्षित होते हैं और यह जो थोड़ा बहुत गति करने वाला तार है यह इस प्रकार से इस वाले तार की तरफ झुक जाता है। तो ऐसा होने पर हम इस बोझ के दूसरे सिरे पर कोई भार रख देंगे जिससे कि यह हमारा तार
वास्तविक अवस्था में आ जाए कुछ इस तरह से, और जब यह तार वास्तविक अवस्था में आ गया है तो हम यह कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भार रखा है वह इन दोनों तारों के मध्य लगने वाले बल के एकदम बराबर है। तो इन भारों के मान ज्ञात करके यहाँ पर हम इन तारों के मध्य लगने वाले बल को भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसी का उपयोग एम्पियर ने भी किया था, और इसे हम एम्पियर संतुलन यानी एम्पियर बैलेंस कहते हैं, जिसका उपयोग हम दो तारों के मध्य लगने वाले बल प्रति इकाई लंबाई को ज्ञात करने के लिए करते हैं।